यूनिट का जो है एमपी और इंडिया दोनों का है, मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें और साथ में एमपी हिस्ट्री है। एमपी का एक टॉपिक है ना, स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, तो उधर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन लिखा है उसने, स्वतंत्रता आंदोलन में आता हालांकि 1857 की क्रांति के बाद का है, पर वो पूछता उससे भी है। ठीक है, कि वर्डिंग में बहुत दिक्कत है, सिलेबस यदि आप देखेंगे बहुत जगह ऐसी मिस्टेक हैं और वो पूछता कुछ और है लिखा कुछ और है। जैसे सोशियोलॉजी के में एक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ऐसा कुछ लिखा है, और इंग्लिश में देखेंगे डिप्रेस्ड क्लास लिखा है, वंचित वर्ग, तो उनमें अंतर है। ऐसी चीज़ें हैं उसकी, हमको पढ़ना पूरा है। 1857 की क्रांति से पहले का भी पढ़ना है, जैसे बुंदेला विद्रोह पढ़ते हैं आप, उसके बाद कुंवर चैन सिंह का विद्रोह है, तो ये पूछता है, क्वेश्चन भी पूछे हैं प्री में भी चाहे मेंस में हो, तो पूरा पढ़ना है। तो ये पेपर आपका उसी का था और इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन था महलवाड़ी व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, किन क्षेत्रों में लागू थी ये आपको बताना है। तो हम इसको चाहो तो ये बता सकते हैं पहले कितने प्रतिशत भाग पे लागू थी, और पश्चिम उत्तर भारत, मध्य प्रांत जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी आता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह ये जो क्षेत्र हैं इनमें ये लागू थी। हमें दो चीज़ें बतानी है इसमें, कितने प्रतिशत भूभाग पे लागू थी। मेनली उसने क्षेत्र पूछा है तो क्षेत्रों के हमको एक दो नाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप आदि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जितने भी परसेंट क्षेत्र पे लागू हो, परसेंट क्षेत्र पर लागू थी। उत्तर पश्चिम भारत जो था, या पश्चिम उत्तर भारत जिसको बोलते हैं, मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब, ये मेनली रीजन थे जहाँ पे ये लागू थी। तीन व्यवस्था थी, तीनों को आपको पढ़ना है इसी तरह से, तीनों को पढ़ा फॉर्मेट बना के रखना है। तो पूरा आता है तो हमको कैसे लिखना है, क्या थी व्यवस्था, किसने स्टार्ट की, कहाँ लागू थी, कितने क्षेत्र पर लागू थी, उसकी क्या विशेषताएं थी और इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट दोनों तरह से होता है, एक पॉजिटिव भी होता है एक नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव वो अंग्रेजों के लिए रहा होगा, नेगेटिव हमारे लिए रहा होगा, तो दोनों चीज़ हमको उसमें बतानी है। ठीक, क्वेश्चन सिंपल सा इतना ही लिखना था इसमें। अब किसी ने और कुछ लिखा होगा तो वो एक्स्ट्रा फैक्ट है, पर अब हम पहले भी बोले हैं कि सिर्फ जो पूछा जा रहा है हम वो पूरा लिखने के बाद कि एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सब लोगों का लगभग छूट रहा है। जिन लोगों का नहीं छूट रहा है अच्छा है, वो एक्स्ट्रा फैक्ट शुरू से दे सकते हैं, और जिन लोगों का छूट रहा है उनके लिए यही सलाह है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम पहले वो डिलीवर कर दें, और उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट देने की सोचें जब पूरा पेपर हो जाए। तो टाइम बचता नहीं है जनरली, पर यदि बचता है अच्छी बात है, आप आके एक एक फैक्ट जो है और ऐड कर सकते हैं, पर पहले हमको क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करना है और आगे बढ़ना है। भारत के संदर्भ में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, इसके बारे में सब जानते हैं कि भारत से जो है लूटा जा रहा था, एक प्रकार से भारत से धन जो है इंग्लैंड भेजा जा रहा था और वहाँ विकास किया जा रहा था, पर उसके नाम पे भारत को जो है कुछ नहीं मिल रहा था। वही धन का बहिर्गमन का सिद्धांत है, और आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको सबसे ज़्यादा जो है प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, या उसको सामने लेके आए आर्थिक शोषण को, और ये आर्थिक लोकतंत्र की नींव भी बना। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जो आर्थिक शोषण है ये कारण रहा, ये उजागर हुआ जब जनता के सामने, जनता को समझ में आया, क्योंकि जनता उतनी शिक्षित तो थी नहीं, इन लोगों ने उजागर किया, उसके बाद जनता समझी तो आंदोलन में वो लोग भाग लेने लगे। ठीक है, ये क्या था यही बस पूछा है तो हम ये बताएंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लास्ट में जो है डाल सकते हैं कि किसने ही थ्योरी दी थी। हाँ लिख सकते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, या आरसी दत्त की भी एक पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री करके, ऐसा कुछ बुक का नाम है, आप देख लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। आप मेनली ये था क्या था, तो हमको क्या बताना है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, वर्धा प्लान है, स्कीम लिखा है इसमें, वर्धा प्लान लिख लेना इसको। ठीक है, और ये शिक्षा से संबंधित योजना थी, गांधी जी ने जो है इसको प्रस्तावित किया था 1937 में, वर्धा में एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी ने इसको प्रपोज किया था, और उसको क्या उसमें योजना थी उसको प्रस्तावित भी किया था, तो हरिजन के जो पत्र था इनका उसमें इसको प्रकाशित भी किया गया था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। और वर्धा योजना नॉर्मली पूछा है तो कब स्टार्ट हुई या किसके द्वारा दी गई, ये पहले हम बताएंगे। तो प्रारंभ 1937 के वर्धा सम्मेलन में ये दी गई, इसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और योजना क्या थी, या इसके प्रावधान क्या थे, हमको ये किया दो प्रावधान बता के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, एक प्रावधान तो यही था, सबको पता होगा, मातृभाषा में शिक्षा देना का। ठीक है, तो वो सबसे अच्छा था। और एक ये था कि शिक्षा के माध्यम से हस्त उत्पादन, जैसे आज चलता है ना सीखो कमाओ योजना, इस टाइप की थी, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्वावलंबी बना सके, इस प्रकार से इन्होंने, और बहुत सारे इसके प्रावधान थे, पर मेजर हमको एक या दो प्रावधान इसमें लिखना है, और ये मातृभाषा में शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहा था। ठीक है, यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए, यह कथन किसका है।
अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है ऐसा कुछ कथन अम्बेडकर जी का भी है ना, ऐसा ही कुछ कथन है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम लोगों ने वो लिखा होगा, पर ये कथन जो है गोपाल हरि देशमुख जो थे, लोकहितवादी इनका नाम है, शॉर्ट नाम है लोकहितवादी। ये शायद प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, लोकहितवादी किसे कहते हैं ऐसा, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख इनका नाम था, इन्होंने ये ऐसा कुछ बोला था। और अम्बेडकर जी ने भी ऐसा कुछ बोला था, एक बार आप उसको भी देखेंगे क्या था वो एग्जैक्ट, ठीक है। अम्बेडकर लिखा है आत्मसम्मान आंदोलन, कोई भी आंदोलन या विद्रोह पूछ रहे हैं तो कब स्टार्ट हुआ, कौन उसका लीडर था, और किस क्षेत्र में ये चल रहा था, और क्या उसका एक रीजन बता सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा फैक्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे। और जो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे कब हुआ कहाँ हुआ, उनमें सिंपल एक फैक्ट दे के आगे हम बढ़ सकते हैं। इसमें पर हमारे डायमेंशन हमको दिखाने पड़ेंगे कि हम क्या क्या लिखना चाह रहे हैं। ये क्या पुराने जैसा क्वेश्चन है, पुराना पैटर्न था 3 मार्कर वाला, उस हिसाब से, तो उस हिसाब से ऐसा देना पड़ेगा। और कॉपी चेकर भी वही है, वैसे अपेक्षा करते हैं और इसमें देना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। पहले तो ये क्या था, धर्म समाज सुधार आंदोलन था, ठीक है। ये जो है विरोध में हुआ था, भेदभाव के विरोध में हुआ था, और इसको रामास्वामी नायकर, इनको आयंगर ऐसा कुछ एक और नाम था, हाँ जो भी हो, हाँ पेरियार, पेरियार नाम, पेरियार आंदोलन भी इसको बोलते हैं। तो इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था 1925 में, तमिलनाडु क्षेत्र में ये चलाया गया था। और धर्म में सुधार या समानता के लिए ये चलाया गया था। वहाँ पे जो है मंदिरों में प्रवेश को लेके हो या अन्य जो भी है को लेके ये चलाया गया था। तो एक रीजन बता देंगे हम, कोई कहाँ पे था, कौन लीडर था और था क्या, ठीक है, ये बताना है हम ये चीज़ें। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किसके समय लाया गया, ये सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, कब और किसके समय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया, ठीक है। अब 1856 में एवं लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया। आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप एक्स्ट्रा देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दो क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में और कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब एक भारतीय महिला अध्यक्ष भी हो सकती है, ऐसा पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दो क्वेश्चन है, फ्री के टाइप का क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, कहाँ कहाँ पे हुआ था ये, कानपुर, ठीक है। तो कानपुर अधिवेशन, ये और लिख लेना, इसमें शायद रह गया है। कानपुर जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्ष बनी थी, ये पहली भारतीय महिला थी। और इसके पहले 1917 में जो कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, उसमें एनी बेसेंट पहले से बन चुकी थी, पर वो ब्रिटिश मूल यूरोपीय मूल की थी, इसलिए पहली भारतीय महिला जो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्यों फेमस है, हाँ, ठीक है, भारत कोकिला इनको बोला जाता है। और इसके धरासना सत्याग्रह सुना हो किसी ने, उसमें ये लीड रोल में थी, ठीक है, धरासना सत्याग्रह थी, ठीक है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, जो आदेश हैं सरकार के या कानून है उनको ना मानना, उनकी अवज्ञा कर देना। तो ये ऐसा पहली बार गांधी जी ने कहाँ किया था, चंपारण में किया था, जब राजकुमार शुक्ल जी इनको लेके गए थे किसानों के शोषण को बता के कि इसको रोकने के लिए इनको लेके गए। तो जब ये वहाँ गए तो अंग्रेजों ने इनको आदेश दिया था कि आप यहाँ पे ना आए, यहाँ से चले जाएं। तो इन्होंने, गांधी जी ने वहीं पे धरना शुरू कर दिया था, ठीक है, उसके विरोध में। तो चंपारण सत्याग्रह जो था, ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब उसका मीनिंग पे जाना है, ठीक है, सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, पत्रिका थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी, किसके द्वारा प्रकाशित होती थी, क्या इसका कोई विशेष फैक्ट है या इम्पोर्टेंस है, तो हम वो बता सकते हैं। तो मेनली ये थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी, किसके द्वारा प्रकाशित होती थी और कब प्रकाशित होती। तो ये जो है बंगला भाषा का भारतीय समाचार पत्र था, तो बंगाली भाषा में ये प्रकाशित होता था 20 फरवरी 1868 को, इसका पहला प्रकाशन। 1868 आप नॉर्मली लिख सकते हैं, इतना याद रहना संभव नहीं है, थोड़ा सा तो याद हो जाए तो अच्छी बात है। 1868 आप लिखेंगे। उसके बाद शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, दोनों भाई थे, ठीक है, इनके द्वारा ये प्रकाशित की जाती थी। और राष्ट्रवादी जो खबरें हैं इसका प्रचार करते थे। फिर एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपने सुना होगा, जिसपे जो देसी भाषा के अखबार हैं उन पर रोक लगा दी गई थी। तो ये उससे जो है उसके प्रभाव के कारण रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित हो गई थी। अगले दिन से ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी, ठीक है, इन्होंने बंद नहीं किया, उसको रूपांतरित कर दिया, ठीक। पाइक विद्रोह,
ये फेमस भी रहा था भाई, तीन एक साल पहले की बात है। ठीक है, इसको उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने लेटर लिख के प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की थी कि इसको जो है राष्ट्रीय आंदोलन घोषित किया जाए। पहला, हम 1857 की क्रांति को मानते हैं, को घोषित करने के लिए किया गया था, हालांकि किया नहीं गया है पर चर्चित रहा है। पाइक विद्रोह कहाँ पे हुआ, कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ और रीजन क्या था, ये फैक्ट हमको देना है और शॉर्ट शॉर्ट में देना है, पूरा पूरा नहीं लिखना है। तो 1817 में हुआ उड़ीसा क्षेत्र में। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु ने। पाई के जो लोग हैं, जाति के लोग थे, पाइक वहाँ पे एक जाति थी, उसके लोगों ने इसको विद्रोह को किया था और बख्शी जगबंधु ने उनका नेतृत्व किया था। और ये भी अंग्रेजों की जो राजस्व नीति थी या राजस्व का अधिग्रहण जो किया था, वहाँ का भूमि का अधिग्रहण कर लिया था इनकी, उसके विरोध में ये किया गया था। ठीक है, ये आपको 3 फैक्ट इसमें दे देना, 3 या 4 जो भी हैं। ठीक, अहोम विद्रोह, जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध चलता है तो अंग्रेज वहाँ से जाते हैं, सड़क वगैरह बनवाते हैं ज़बरदस्ती। उन्होंने एक कंडीशन मांगी, वहाँ के लोगों को बोला था कि हम यहाँ से चले जाएंगे। जब वहाँ के लोगों ने बोला आप हस्तक्षेप ना करें, पर जब आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म हो जाता है तो वो नहीं जाते हैं। तो फिर वहाँ के लोग और राजकुमार जो हैं, गोमधर कुंवर जिनका नाम है, ये मिलकर जो है विद्रोह करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों को वहाँ से निष्कासित करने के लिए, पर अंग्रेज वहाँ पे जम के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद असम में हुआ था। ठीक है, 1828 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इनके क्षेत्र पर कब्जा करने के जवाब में या इसके कारण जो है हुआ था। और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर और इनके साथ 2 लोग और थे, धनंजय बोरगोहन और जयराम खरघरिया फूकन। ये यहाँ के चलता है वहाँ नाम, फूकन वगैरह, बोरगोहन वगैरह। ठीक है, लचित बोरफुकन आपने सुना होगा, और जब औरंगजेब था उसके टाइम, अभी क्वेश्चन भी आया था इस बार मेंस में। ठीक है, तो ये अहम विद्रोह है, इसके बारे में लिखना है और इसका कारण क्या था, ये था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कब और किस जिले में हुई, तो 2 क्वेश्चन है, कब और किस। तो 3 जून आप जानते हैं कब हुआ था। ठीक है, 3 जून को नीमच विद्रोह हुआ था। नीमच में पहली बार नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था और उसके लीडर कौन थे, मोहम्मद अली बेग। ठीक है, इनके द्वारा ये किया गया था और फिर बाद में सोवर्स के द्वारा इसको दबा दिया गया था। पर प्रारंभ जो था मध्य प्रदेश में यहाँ से माना जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को नीमच छावनी में हुई थी, ऐसा आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग फेमस था। उसके बाद एक हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का चलता है, एक भोपाल का भी चलता है। ठीक है, तो ये भोपाल का जो था, मकर संक्रांति के दिन था, रायसेन का एक बोरस गांव था, वहाँ पे झंडा फहराने को लेके जो नवाब की सेना या पुलिस बोलते हैं, वहाँ उस टाइम पे पुलिस थी, पुलिस थानेदार जो थे, जफर करके उनका नाम था, उनके बीच जो है झड़प हो गई थी और उन्होंने जो है गोली चला दी थी, कुछ लोग उसमें शहीद हो गए थे, जिस कारण इसको जो है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। ठीक है, 1949 की ये घटना है, स्वतंत्रता के बाद की घटना है, 14 जनवरी 1949 की। ठीक है, लाला पद्मधर सिंह, गलत लिखा है क्या, पद्माधर सिंह लिखा गया है। ठीक है, पद्मधर सिंह थे, ठीक है, रीवा से संबंधित थे ये। रीवा के एक स्टूडेंट थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उसी दौरान इन्होंने जो है विद्रोह में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में, और जो जुलूस निकल रहा था छात्रों का, उसके लीडर थे। तो पुलिस गोलीबारी जब हुई उसमें ये शहीद हो गए थे। हालांकि इन्हें पहले अल्टीमेटम दिया गया कि आप छोड़ दें, पर इन्होंने सीना तान के खड़े रहे और आखिर में फिर इनको गोली लग जाती है, तो अगले दिन जो है शहीद हो जाते हैं। 12 अगस्त को ये गोली लगती है और 13 अगस्त को ये शहीद हो जाते हैं। सोहावल नरसंहार, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, सतना जिले में हुआ था और 19 जुलाई 1938 की ये घटना है जहाँ पे हुआ था। ब्रिटिश शासन के विरोध में ये हुआ था, ये एक सभा बुलाई गई थी और इस पर गोलीबारी कर दी गई थी, जिसके कारण ये लोग जो है शहीद हो गए थे। 2-3 नाम इसमें मिलते हैं, आप एक नाम तो याद रखेंगे, लाला बुद्ध प्रताप सिंह। ठीक है, ये आपका 2 मार्कर जो है हो गए कंप्लीट। ठीक है, इनमें तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, सीधा सा फैक्ट है, पता है तो लिखिए, नहीं तो नहीं। जो फालतू लिखते हैं कुछ लोग करते हैं ना, वो पहले ही पेज पे नहीं बन रहा तो कुछ भी लिख देते हैं, वो नेगेटिव जाता है। मेरी माने तो छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, यदि बिल्कुल ही नहीं बन रहा है तो। हाँ, कुछ लग रहा है कि इससे रिलेट हो सकता है तो उतना ही लिखें जितना लग रहा है, बनाने की कोशिश ना करें इसमें। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। ठीक, विशेषताएं पूछा है, यदि रैयतवाड़ी पूछा होता तो लिखने का तरीका अलग होता, विशेषताएं पूछा है तो अलग होगा। ठीक है, आपको उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, उसमें ये चीज़ें जो है विशेषताओं में दे दी गई हैं। ठीक है,
ये ठीक है, ये दे सकते हो आप, पर ये जो है प्रारंभ, ये मतलब आप इंट्रो में दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, थॉमस मुनरो के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। ये ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं में से एक थी, 3 थी आप जानते हैं, तो उनमें से ये एक थी। ठीक है, उसके बाद इसकी विशेषताएं आप सीधा हेडिंग डालेंगे, 4 से 5 मिनिमम विशेषताएं आप इसकी लिखेंगे। तो पहला हम लिख सकते हैं, इसमें रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, और रैयतवाड़ी मतलब किसान का वो क्षेत्र है जहाँ पे वो कृषि करता है। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी को या भूमि के आधार पर लगान वसूलने की एक नीति थी, भू राजस्व नीति थी। दूसरा आप लिखेंगे कि इसमें जो है रैयत या किसान से ही भू राजस्व वसूलने का निर्धारण किया गया। फिर उसके बाद ये कितने % क्षेत्र पे लागू थी, लगभग 51%, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे ये जो लागू थी। भू राजस्व निर्धारण भूमि उपज से ना होकर क्षेत्रफल, ये अभी हम जैसे बताए रैयत के आधार पर इसमें निर्धारित किया गया, रैयतवाड़ी के आधार पर। ठीक है, तो भू क्षेत्रफल पर आधारित था। और 1-2 विशेषताएं आप जो भी याद आ रही हो वो आप लिख सकते हैं, पर 4-5 विशेषताएं आपकी मिनिमल रखें, 4 तो लगभग हो ही गई हैं। ठीक है, एक आध और देख लेना। ठीक, और आखिर में आप चाहें तो कंक्लूजन इसमें दे सकते हैं, इसमें देने लायक है। आप हर एक में देने की ज़रूरत नहीं है जब पूछा जाता है, पर कुछ ऐसे रहते हैं जिनमें हम दे सकते हैं, या हमारे पास मेन बॉडी काम है तब हम दे सकते हैं, पर आखिर में नंबर आपको इसकी विशेषताओं पर ही मिलने हैं। इतना भी कुछ कर लें आप, यदि विशेषताएं नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक मानदंडों में आए परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। अब एक आपके टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सामाजिक मानदंड क्या उस टाइम पे रीति वगैरह कानून वगैरह चलते थे या प्रथाएं चलती थी, उनको कैसे इन्होंने बदला। तो इसमें दोनों तरह से आ सकता है, एक तो आप पॉजिटिव भी दे सकते हैं, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, इस तरफ एक साइड पॉजिटिव दे सकते हैं और एक साइड नेगेटिव दे सकते हैं, एक ही जगह पे आपका हो जाएगा। इंट्रो में आप लिख सकते हैं कुछ भी, इससे चालू कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन ने जो है आधिपत्य स्थापित करने के बाद भारतीय समाज को जो है अपनी अनुरूप जो है परिवर्तन करने की कोशिश की, जिससे सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन हुए या बदलाव आए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और उसके बाद सिंपल से हम बता सकते हैं कि दोनों प्रकार से बदलाव आए, एक पॉजिटिव सकारात्मक थे, एक नेगेटिव थे। तो पॉजिटिव क्या थे, सती प्रथा बंद हुई। ठीक है, अब इनको बस इतना कर देना, आपके उसमें दिया है कैटेगराइज कर देना है। हालांकि नेगेटिव इसमें 1 या 2 हैं, मतलब नेगेटिव हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि मानदंडों में परिवर्तन नहीं देखा जाए तो और कुछ है नहीं, वही नेगेटिव बन गए हमारे लिए। वो नहीं, जैसे सती प्रथा इन्होंने किया था वो पॉजिटिव, पर उस टाइम के समाज में कैसा माना उसको, नेगेटिव, बुरा माना गया कि सामाजिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए उसको बढ़ावा दिए। आंदोलन में भाग लेने की 1857 की क्रांति में हम देखेंगे तो एक कारण ये था कि सामाजिक जो प्रथाएं हैं उनको बदलने का प्रयास किया गया था, विधवा पुनर्विवाह कराने का, जस्ट उसके पहले ही का जो है एक्ट आता है। ठीक है, तो ये इसमें ऐसे देना है, और 4 से 5 पॉइंट हर एक में देना। हालांकि नेगेटिव ज़्यादा नहीं होंगे तो आप इसको चाहो तो नीचे लिख सकते हो नकारात्मक डाल के, पॉजिटिव जो है आप लिख सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट आखिर में कंक्लूजन के रूप में दे सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा लिखे हैं। ठीक है? हाँ, विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं कि 11 मार्कर यदि होता या 10 मार्कर, तो हम बिल्कुल फिर पूरी तरह से हेडिंग हेडिंग में बना के लिखते। हाँ, नॉर्मली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें आपको में दिया है, अच्छा खासा दिया है। जन विद्रोह हेतु जिम्मेदार कारकों की चर्चा कीजिए, इसमें क्या लिखा है, 1857 क्रांति के कारण तो नहीं लिखे। जन विद्रोह कहना नागरिक विद्रोह जो थे उनका क्या कारण था, सभी का नागरिकों में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, नागरिक विद्रोह के कारण क्या थे, कोई शोषणवादी नीतियां थी, और उसमें सब अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, इस किसानों पे क्या पड़ता है, जनजातियों पे क्या पड़ता है, वो सब अलग अलग रहते हैं। उनके ही बस कारण लिखना था, सिंपल से कारण थे, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं है, क्योंकि हम कारण इतने पढ़ते आ रहे हैं इसके। ठीक है, 1857 की क्रांति के भारतीय पक्ष में दूरगामी सकारात्मक परिणाम क्या हुए, उसने खुद बोल दिया दूरगामी परिणाम क्या हुए, तो इससे हमने क्या सीखा ये हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी रीजन क्या था, फेल्यूर का एकता का अभाव था, तो हमने जाना कि एकता होनी चाहिए और संगठन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए संगठन बनाया गया क्या, कांग्रेस। तो आप बता दें एकता या जो एक संगठित होने का जो महत्व है वो इससे हम सीखे, इसके कारण दूरगामी रूप से यदि देखा जाए तो कांग्रेस का गठन किया गया। ठीक है, और क्या सीखे, नियत योजना वगैरह निर्धारित तिथि पर ना होना इसका असफलता का कारण था। हम बताएंगे कि हमने निर्धारित किया कि किस प्रकार से जो है आंदोलन को एक दिशा दी जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी आते हैं, हम बोलते हैं ना रुको चलो ऐसे के संघर्ष करो। गांधी जी इस चीज़ को समझे थे, उन्होंने सोचा था कि एकदम से हम आएंगे तो ये फिर कुचल देंगे, क्योंकि इसमें हमने सशस्त्र जब विद्रोह किया तो उसको बेरहमी से कुचल दिया गया। ठीक है,
तो गांधी जी या बाकी जो लीडर थे वो सब ये समझ गए थे कि अभी यदि हम इस प्रकार से फिर से विद्रोह करेंगे, सशस्त्र विद्रोह करेंगे, एकदम से आगे आएंगे तो फिर से उसी प्रकार से हमको कुचल दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने विद्रोह किया, पर धीरे धीरे किया और एक पहले लोगों को तैयार किया। इसमें जन समर्थन भी नहीं था। आप देखते हैं कि पैन इंडिया जो था, कहते जरूर हम प्रथम भारतीय हैं, पर इसमें बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था या बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसमें शामिल नहीं थे। तो उनको जोड़ने के लिए कांग्रेस ने फिर कार्य कर, हम पढ़ते हैं ना उदारवादियों की यदि आलोचना करते हैं तो उनकी योगदान भी पढ़ते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान ये था, इन लोगों ने शिक्षित किया लोगों तक, जो है ब्रिटिश शोषण की जो नीतियां हैं उनको पहुंचाया और जागरूक किया लोगों को। तो ठीक है, इससे ये चीजें सीखे। और क्या सीखे? हिंदू मुस्लिम एकता इसमें था, ठीक है। कुछ मामले में भी था कि बिल्कुल लगभग उखड़ ही चुका था। यदि शायद हो सकता है एक साथ होता तो ब्रिटिश सत्ता को इसी टाइम उखाड़ फेंकते हम। तो इसमें इसके बाद में प्रयास किए गए, हालांकि वो प्रयास जो है विफल रहे। हम हिंदू मुस्लिम एकता को पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, जो मुस्लिम लीग के गठन के बाद बिल्कुल ही नाकामयाब हो गई या खत्म ही हो गई उसकी उम्मीद की गठित हो सकता था। ठीक है, इसमें सकारात्मक परिणाम हमको देना है। कौन कौन से देना? 4 से 5 से 6 पॉइंट, 6 पॉइंट आप दे सकते हैं। 7 मार्कर है तो मैक्सिमम 6 पॉइंट तक आप जा सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा औपनिवेशिक प्रभुत्व का उपकरण थी। क्वेश्चन कठिन तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है ना, सिंपल से क्वेश्चन थे, सीधे सीधे क्वेश्चन थे। नहीं ऐसे ही पूछता है, 1-2 क्वेश्चन ही रहते हैं उसके थोड़े। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा, उसका उद्देश्य क्या था? वो चाहता था कि भारतीयों के बेस में अंग्रेज हों, यही चाहता था, उसका उद्देश्य यही था। तो उसकी शिक्षा देने का भी पूरा पर्पस वही था। वो क्या चाहता था कि यहाँ पे भारतीय, ऐसे भारतीय विकसित करना जो अंग्रेज बन जाएं। जैसे उसको छोटी छोटी जॉब के लिए जो चाहिए तो ब्रिटिश से वो नहीं बुलाता था, वहाँ से क्या, वहाँ से किसी को बुलाता था तो सैलरी उसको ज़्यादा देनी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ का अलग चलता था। यहाँ पे उसको कम सैलरी में जो है कर्मचारी मिल जाए, जो छोटे छोटे कर्मचारी, लिपिक हैं, कार्यपालिक जो छोटे छोटे रहते हैं, पत्र भेजने वाला, ऐसे जो छोटे छोटे पद रहते हैं, उनको भरने के लिए उनको अंग्रेज चाहिए थे जो देखने में भारतीयों। दूसरा एक और उद्देश्य उनका था कि भारतीयों की भाषा वो नहीं जानते थे। ठीक है, तो भारतीयों की भाषाओं को समझने वाले उनको चाहिए थे, पर वो अंग्रेजी भी जानते हों, ऐसे लोग हों। ये भी एक उद्देश्य था। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य भी किए थे, तो उनके लिए भी उनको चाहिए थे लोग, शिक्षित लोग चाहिए थे। तो ये भी उसका उद्देश्य था। ये सब उसी का है, उपकरण था। बस वो शोषण ही उसका मेन टारगेट था। आखिर में दी जाए तो हमको वो सब रीजन देना है जो उसमें शोषण को दिखाते हैं, और मेनली सब कुछ यही था। जैसे आधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत देखें, वो क्या बोलता है कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो, वो नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो वो हिंदुओं में भी या भारतीयों में भी एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो उस सोच से ग्रसित हो। अभी भी है, करके भी गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच से हम बोलते हैं ना, नौकरशाही का रवैया जो है उस प्रकार का है, पाश्चात्य रवैया। तो ये इस चीज में हमको बताना है। अब विवेचना कीजिए, इसमें रीजन ही देना है, उपकरण थी तो कैसे थी। ठीक है, आदिवासी विद्रोह की प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, तो आदिवासी विद्रोह 3 चरण होते हैं। एक 1857 की क्रांति के पहले होता है, एक 1857 की क्रांति के बाद होता है, और जो चलता है गांधी जी के आगमन तक। और फिर एक चरण जो होता है गांधी जी के आगमन से लेके बाद तक होता है, जो अलग डिफरेंट रहता है। और तीनों में बहुत अंतर रहता है। यदि थोड़ा थोड़ा अंतर देखें, चेंज होते हैं। जैसे गांधी जी जब आते हैं तो अहिंसा उनका एक मूल मंत्र था, या सत्याग्रह, तो उससे प्रेरित थे। जैसे जंगल सत्याग्रह में आप देखेंगे उन्होंने मारपीट उन्होंने नहीं की, अंग्रेजों ने की उनके साथ। ठीक है, तो अहिंसा से प्रेरित थे। ठीक है, ये चीजें इसमें बताना है कि प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो आप चाहे तो इंट्रो में ये दे सकते हैं कि इनके 3 चरण थे, या फिर नॉर्मली बता सकते हैं कि किस कारण ये जो है आंदोलन हुए थे। ठीक है, या कारण को भी हम एक विशेषता बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट में आपको देना है। सबसे मेन रीजन इनका जो था, पुराजस्व नीतियां थी, जमीन अधिग्रहण वगैरह थी, आर्थिक शोषण की जो नीतियां थी, उद्योगों का जो है पतन हुआ था। तो उसके बाद जो शहरी क्षेत्र से लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, और जनजातियां अधिकांशतः ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों का हस्तक्षेप भी इनके कारण बढ़ा था, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो। इसमें बहुत सारे रीजन इसमें दिए जा सकते हैं। इसकी विशेषताएं बता सकते हैं कि पहले हिंसात्मक थे। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का ये प्रयोग करते थे, गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक जो थी। फिर धीरे धीरे इनमें जो है अहिंसात्मक मूल्य जो बढ़ा है, और फिर जो है आंदोलन वगैरह में विश्वास रखने लगे। का क्या बोलते हैं उसको, धरना प्रदर्शन जो है आपका। तो ये सब इसमें देना पड़ेगा कि कैसे कैसे इनमें चेंज हुआ, या कौन कौन सी विशेषताएं इनमें मौजूद थी। संगठन में एक क्षेत्रीय नेता होता था जनरली, और उस क्षेत्रीय नेता को ही भगवान जैसा मान लेते थे। जैसे आपने सुना होगा
संथाल विद्रोह, तू कानू चांद मेरा, वो बोलते थे कि तुम जाओ गोलियां खाओ वो फूल बन जाएंगी। ऐसे ऐसे हर किसी में रहता था। आपने देखा होगा उलगुलान या बिरसा मुंडा को सुना होगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा भी अपने आप को देवीय रूप से प्रस्तुत करते थे, तो इनके नेता भी इसी प्रकार के होते थे, क्षेत्रीय होते थे, छोटे क्षेत्र में होते थे, ज़्यादा बड़ा इसका क्षेत्र विस्तार नहीं होता था। और आखिर में जो है अधिकांश जो विद्रोह हैं अंग्रेजों द्वारा कुचल दिए गए, ठीक है। सन्यासी विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना सन्यासी विद्रोह के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, कारण क्या था, नेतृत्व कौन कौन ने किया, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट या परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो परिणाम आखिर में कुचल दिया गया था ये भी, ठीक है। ये जो है 1770 से 1820 के बीच में मध्य में हुआ था। और इसके जो कारण थे, सन्यासी लोग थे, तो मैं आप जानते होंगे सन्यासी कौन होते हैं, ठीक है। इनकी तीर्थ यात्राओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए ये रुष्ट हो गए थे। फिर बाद में जो है धन वसूली की जाती थी या राजस्व वसूली की जाती थी, तो ये उसमें भी शामिल हो गए थे, या उसका भी एक मोटिव अपना इन्होंने बना लिया था। मतलब शुरुआत इनकी धर्म सुधार के आंदोलन के रूप में हुई थी, और बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था, ठीक है। तो ये बताना है। इसके बाद नेतृत्व भवानी पाठक, देवी चौधरायन, और भी 2-3 लोग थे, ठीक है। तो आप नाम लिख सकते हैं, 1-2 नाम आपको लिखना पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें दमन कर दिया गया, 1820 में इसका जो है पूरी तरह से दमन कर दिया जाता है। कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, क्या रीजन लिखे हैं, तब कितने कितने करीब रीजन लिख दिए हैं, 5-6 लिख दिए हैं, लिख दिए हैं। क्या रीजन था पहला, यदि किसी को लिखना हो तो क्या लिखेंगे। हमें उस टाइम की परिस्थिति देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था कि भारत स्वतंत्रता की परिस्थितियाँ क्या थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक बार आया है पीएससी में, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था। बस इसमें हमको बताना है कि कांग्रेस ने क्यों उसको स्वीकार कर लिया। उस टाइम बताना यही चीज़ें हैं, जैसे कि 1940 से हम देखें तो अगस्त प्रस्ताव आता है, क्रिप्स मिशन आता है, ये सब विफल हो जाते हैं, ठीक है। और विफल क्यों होते हैं, हम मांगते हैं क्या, पूर्ण स्वराज, और ये नहीं देते हैं पूर्ण स्वराज, डोमिनियन बनाना चाहते हैं, आखिर में मानते हैं पर डोमिनियन तक ही मानते हैं। और लीग क्यों विफल करती है, कि वो पाकिस्तान की मांग नहीं मानते, ठीक है। तो इनकी विफलता एक बड़ा रीजन था, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि अब वो नहीं कर पाएंगे, तो कांग्रेस, अच्छा क्वेश्चन कुछ और है, कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन पहुंच गए, ठीक है। इसमें आएगा अंग्रेजों की जो नीतियां थी, आप जानते हैं फूट डालो शासन करो 1857 के बाद से ही चल रही थी, तो उसने जो है इस टाइम पर्याप्त रूप से ले लिया था। और लीग जो है कांग्रेस से बिल्कुल ही अलग थी। 1940 में आपने देखा होगा उसने जो है आपकी विधायिका उससे त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो वो इसको और बढ़ावा दे रही थी कांग्रेस के विभाजन मानने के लिए, या अड़ी हुई थी अपनी नीतियों पर, ठीक है। तो उससे इनकी जो है सुलह ना हो पाना, ये बोल सकते हैं, या मुस्लिमों को जो है आंदोलन में शामिल ना कर पाना, इसके बीज पहले ही वो दिए गए थे। जब आप खिलाफत का मुद्दा इसमें शामिल किया गया है तो धर्मनिरपेक्ष छवि ही समाप्त हो गई थी आंदोलन की। यह हम आलोचना भी करते हैं, जब असहयोग आंदोलन का पढ़ते हैं हम, इसमें एक आलोचना थी, खिलाफत का मुद्दा शामिल किया, मुस्लिमों को इसमें भाग तो लिया, पर वो आगे चल के दिक्कत बन गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है, 1916 का जो है लखनऊ सम्मेलन होता है, समझौता होता है, उसमें बोला जाता है कि हम पृथक निर्वाचन स्वीकार करेंगे। पृथक निर्वाचन स्वीकार करना एक बड़ा रीजन था, ठीक है, जिससे कांग्रेस जो है कभी भी ओवर ना पाई, क्योंकि हर जगह पे फिर वो मांग के चलते हैं। और 2-4 रीजन और आप दे सकते हैं। और उस टाइम की परिस्थितियाँ, सबसे ज़्यादा दंगे उस टाइम पे हो रहे थे, सांप्रदायिक जो दंगे थे उस टाइम पे चरम पे थे, पंजाब या पश्चिमोत्तर भारत में, आपके बंगाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, तो उससे लगता था कि अलग ही। और फिर अंग्रेजों की नीति भी थी बालकनीकरण, आपने सुना होगा, छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। तो नेताओं को लगा, कांग्रेस नेताओं को लगा कि यदि छोटे छोटे भागों में टूट जाएंगे उससे अच्छा है कि 2 भाग बन जाए, ठीक है। उन्होंने ये अंत में स्वीकार किया, गांधी जी को बोलते भी हैं बार बार। दूसरा रीजन था कि कांग्रेस द्वारा जिन्ना को नेतृत्व ना देना, ठीक है, जिन्ना महत्वाकांक्षी थे, ठीक है। हम जानते हैं जिन्ना और नेहरू जी दोनों दोस्त थे, परंतु दोनों बाद में सत्ता चाहते थे, वो चाहते थे कि हम वहाँ के प्रमुख बने, यहाँ के प्रमुख बने। इन्होंने, गांधी जी ने बोला भी नेहरू जी से कि आप उनको जो है प्रधानमंत्री बना दीजिए, शायद विभाजन टल जाए, पर वो नहीं मानते हैं। और इसका विरोध वल्लभ भाई पटेल भी करते हैं, कहते हैं ऐसा होगा तो दंगे हैं वो अपने चरम पर पहुँच जाएंगे। फिर अंततः जो है कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ता है। तो हमें इसमें रीजन बस देना है, 5 से 6 रीजन तो हम गिन चुके हैं लगभग, ठीक
ठीक है, तो और एक दो आप उसमें मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह, इसमें बताने लायक है कुछ? जंगल सत्याग्रह, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं अब जो हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। जो पहली बार है उनको शायद थोड़ा सा नया लग रहा हो, पर इसमें यही लिखना है जंगल सत्याग्रह क्या था या किसके दौरान चालू हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये कहाँ कहाँ चालू हुआ, कौन कौन सा उसका लीडर था, ठीक है, और इसके क्रियान्वयन कैसे किया या कारण क्या थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमारे यहाँ जो है नमक बनाना संभव नहीं था, तो लोगों ने वन कानून का उल्लंघन करना स्वीकार किया, ठीक है। आपके जो थे MS अड़े, बापू जी अड़े ने इसको प्रारंभ किया था, हालांकि ये विचार किसी और का था। उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया, द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है, उनका विचार था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद इन्होंने प्रारंभ किया और इसमें जनजातियों ने जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ठीक है। और आखिर में इसको जो है एक अधिनियम लेके आते हैं, उस अधिनियम का नाम याद नहीं आ रहा है, उसके द्वारा इसको जो है दबा दिया गया, ठीक है। में कुछ लोग शहीद भी होते हैं, रैनो भाई, गुड्डो भाई, आपने सुना होगा। स्वतंत्रता में मध्य प्रदेश की किन किन महिलाओं ने सहभागिता निभाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पार्ट होंगे, एक स्वतंत्रता संघर्ष वाला 1857 की क्रांति होगा, और एक होगा स्वतंत्रता आंदोलन वाला। अब आंदोलन में बहुत सारे आएंगे, ठीक है, और स्वतंत्रता संघर्ष के पहले भी बहुत लोग थे। उसके पहले आप देखें तो एक दो नाम आपको मिलते हैं, इसके नाम मैं ही भूल रहा हूँ अभी तो, ठीक है। पर इसके दो मेनली आपको पार्ट बनाने थे, क्योंकि शॉर्ट में लिखना है तो सिर्फ आप नाम लिख सकते हैं और उनका क्षेत्र लिख सकते हैं, किस क्षेत्र से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पहले 1857 की क्रांति के लिए था, इसमें कौन कौन ने भाग लिया, तो आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिख सकते हैं, अवंतीबाई का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, फूल कुंवारी का नाम लिख सकते हैं, और एक दो नाम आपको मिलते हैं, जैसे हाँ, झलकारी बाई, उनकी सहायिका जो थी उनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद एक और थी, ये आपकी जो थी बुंदेला वगैरह की जो थी ना, वो जो लेती हैं भाग, रजो रानी शायद ऐसा कुछ नाम है, उनके नाम लिख सकते हैं। तो दो तीन नाम, मिनिमम चार नाम आपको यहाँ देना है और उनके क्षेत्र देना है। और ऐसे ही इधर जब आप आएंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में फिर बहुत सारे कैटेगरी होंगी, आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम होंगे, असहयोग आंदोलन के टाइम होंगे, इनमें नाम आएंगे आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, सबसे बड़ा नाम है आपका, ठीक है। और भी एक दो नाम आपको मिलते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना लेकिन ऐसे ही है दोनों पार्ट में, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे वो सिंपल से एक एक दो दो नाम डाल के लिखेंगे, उसमें लिख तो आप ज़्यादा देंगे पर हो सकता है नंबर कम मिले, और ऐसे में आप लिखेंगे कम पर नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये बता दिया, और आखिर में हम कंक्लूजन में बता देंगे कि इन्होंने क्या क्या भूमिका किस प्रकार से निभाई, ये आप ऐसा थोड़ा सा कंक्लूजन बना के आप बता सकते हैं, ठीक है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कृषि एवं उद्योगों पर ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव, भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इसमें भी दोनों चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। अब कृषि की बात करें तो कृषि में पॉजिटिव क्या था, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसमें नवीन जो संसाधन है या यंत्रीकरण है, उसका कृषि का यंत्रीकरण इसमें प्रारंभ हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, एक आध दो और। हाँ, एक और चीज़ है कि पूरे भारत को एक जो है एक राजनीतिक रूप से गठित किया गया था, तो एक समान जो प्रशासनिक व्यवस्था लगभग इस टाइम पे एक छत्र के या एक प्रशासन के नीचे जो है भू राजस्व जो है व्यवस्था इसमें आ गई थी, तो एक पॉजिटिव था बोल सकते हैं, पर उतना ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता नहीं है। नेगेटिव इसका क्या होगा कृषि में, ज़्यादातर व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहन दिया गया, तो खाद्यान्न आपूर्ति की कमी या खाद्यान्न फसलों की कमी, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा ये आप इसके डैश में लिखेंगे, मतलब डिटेल देना पड़ेगा, अकेले पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल के साथ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कृषकों का जो है शोषण हुआ, ठीक है, बिल्कुल हम जानते हैं इतनी तीन भू राजस्व नीतियाँ थी, उनसे अंग्रेजों कई खजाने भरे, ठीक है, किसानों को तो शोषण किया गया। और क्या बता सकते हैं, जो भारतीय कृषि है बिल्कुल खत्म ही हो गई थी, एक प्रकार से दयनीय अवस्था में आ गई थी। हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही कभी भी किसी शासक ने ग्रामीण क्षेत्र में इतना हस्तक्षेप नहीं किया, और जब ये लोग इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो ग्रामीण कृषि जो या ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जो कि कृषि पर आधारित थी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है मांग वगैरह आपूर्ति वगैरह जो है असंतुलन में आ जाती है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उद्योगों में कुछ उद्योग स्थापित हुए, पॉजिटिव बोल सकते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग आपने देखा, ठीक है, रिसरा में एक कागज का जूट कारखाना स्थापित होता है, तो एक दो आप नाम लिखेंगे। उसके बाद और उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव, रेल के विकास से जो है माल परिवहन वगैरह में जो है सहायता मिली, तो रेलवे उद्योग का विकास यहाँ पे हुआ, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। फिर कागज उद्योग भी,
चालू हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, हालांकि वो बाद में चालू होता है, पर इस टाइम पे विकसित रूप में हो गया था। और क्या बोल सकते हैं, इसमें पॉजिटिव में लगभग इतना ही आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव में देखें तो शिल्पोद्योगों का क्षय हुआ, ठीक है, पहला पॉइंट तो यही होगा, ठीक है, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं वो खत्म हो गए। फिर इसके बाद कृषि पर जो है दबाव बढ़ा, या ये बोल सकते हैं कृषि पर निर्भरता अधिक बढ़ी, क्योंकि जो शिल्प कारीगर वगैरह थे शहरों में थे, उनका जब उद्योग खत्म हो गया तो वो ग्रामीण क्षेत्र में फिर से आ गए और वापस कृषि करने लगे, तो कृषि पर दबाव बढ़ा, जिससे कृषि के जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं वो बंटना या विभाजन जो है, कृषि का विखंडन यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये इसमें दे सकते हैं, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको उसमें दिया हुआ है, पर्याप्त रूप से दिया है, इतना तो दिया है कि आप 200 वर्ड आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो इसमें पहलू और किसी के कुछ ऐड भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही पहलू हो, किसी को और कुछ लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मूल्य हमको इनको भी दो टाइप से बांट सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव रहे होंगे, कुछ नेगेटिव भी रहे होंगे। नेगेटिव कम थे पर थे, यदि हम देखे जाएं तो, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, सामाजिक कुप्रथाओं पर प्यार, अभी हमने देखा, इसमें एग्जाम्पल देंगे आप, बलि प्रथा वगैरह जो है, या बाल विवाह वगैरह पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए गए। उसके बाद सती प्रथा तो बिल्कुल बंद ही कर दी गई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, शिशुवध वगैरह जो है एटनबरो के टाइम पे, ये चीज़ें आप बताएंगे कुप्रथाओं पे इसमें प्रयोग किया गया। बाल विवाह, विधवा विवाह को जहाँ नहीं माना जाता था, इसमें यहाँ प्रोत्साहन दिया गया और एक्टिव भी लेके आया गया उनके लिए, ठीक है। फिर सामाजिक सुधार के प्रयास, जो सामाजिक कुप्रथाएं इसी में आ जाएगा वैसे तो। सामाजिक सुधार के लिए और क्या प्रयास किए इन्होंने, पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के विकास पर इन्होंने जोर दिया। जैसे भी किया हो, हालांकि उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, पर इसमें शिक्षा का विकास हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, समाज में जो है तर्कवाद, आपने सुना होगा, तर्कवादिता या विकासवाद की जो धारणा है उसको बढ़ावा मिला, जिससे बहुत सारे समाज सुधारक प्रेरणा भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तर्कवाद, विज्ञानवाद, ये सब उसी के पहलू हैं। फिर नकारात्मक में देखें तो हम मानते हैं कि ये सीमित वर्ग तक था, मतलब इसमें जो है अधिकांश तक शहरी और उच्च वर्ग के जो लोग थे, या फिर शिक्षित वर्ग मूल था, ठीक है, वही इसमें भाग ले रहा था। ग्रामीण क्षेत्र तक या जनता तक ये जो है अच्छे से नहीं पहुंच पाया, ठीक है। और वर्ग विशेष की भागीदारी, एक और चीज़ इसमें मिलती है, वेदों की ओर लौटो, आपने सुना होगा, अरे स्वामी विवेकानंद, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पुरानी परंपरा को हमारी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो मध्यकाल है हमारा, उसकी उपलब्धियों की उपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है सांप्रदायिक भावना का प्रसार हुआ, ठीक है। और इसी के आगे चल के देखते हैं आप, हिंदूवादी संगठन भी उभरते हैं, ठीक है, जो इसमें और योगदान देते हैं, लीग भी उभरती है। ये सब इसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होंगे, दोनों का मेनली आपको इफेक्ट ही बताना है, ठीक है, पर उसको दो प्रकार से आपको बता देना। चरमपंथियों की नीतियों एवं कार्यक्रमों की चर्चा कर इनके योगदान को बताइए, वे किस सीमा तक लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हुए, का मूल्यांकन कीजिए। अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, नरमपंथियों की नीतियां और कार्यक्रम, वो किस प्रकार से जो है लोगों को जागरूक करते थे या सरकार का विरोध करते थे, कि नीतियां बताना है हमको, और उसके बाद इसकी लोगों की आकांक्षा हो तो कहाँ तक पूर्ति करने में सक्षम रहे। तो कुल मिलाकर इनका योगदान बताना है, या इन्होंने क्या क्या योगदान किया, और उसका मूल्यांकन करना है। इसका मतलब थोड़ा बहुत जो है इनका नकारात्मक पक्ष भी हम बताएंगे कि क्या रहा, ठीक है। तो इस टाइम तक यदि कार्यक्रम और नीतियों की बात करें तो हम देखते हैं किससे धरना प्रदर्शन वगैरह इनका चलता है, पर ये इनकी मूल नीति क्या थी, पत्र लिखना और सुधार करना। ये लोग मानते थे कि ब्रिटिश जो है हमारे भले के लिए हैं, ठीक है, उनको बदला जा सकता है, वो क्या राय से भटक गए हैं, इसलिए ये पत्र प्रार्थना के माध्यम से ये जो है उनको बदलने का प्रयास करते थे, और सामाजिक सुधार या प्रशासनिक सुधार के लिए ये लोगों से उनसे अपेक्षा करते थे। और इसका इफेक्ट भी हम देखते हैं आगे चल के, ठीक है। जब इसकी योगदान आप बताएंगे तो योगदान में बताएंगे 1891 का अधिनियम, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो है राइट दिए गए थे, हालांकि छोटे छोटे राइट थे पर दिए गए थे, शुरुआत यहाँ से हो जाती है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, कार्यक्रम में धरना प्रदर्शन तो है ही, पत्र लिखना है, और इन्हीं थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, समाचार पत्र वगैरह जो है इनके माध्यम से भी इन्होंने लोगों को जागरूक किया, ठीक है। ये बताएंगे आर्थिक शोषण, ठीक है, ये जो है आर्थिक शोषण की नीतियों को उजागर करना, ये भी एक बड़ा इसमें रीजन था या कार्यक्रम था इनका, जिसके माध्यम से उन्होंने पत्र या किताबों के माध्यम से हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी वगैरह जो है प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद क्या योगदान बताना है आपको, तो योगदान में क्या था, प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत यहाँ से होती है, और उनमें हमको एक दो एग्जाम्पल देना जिसमें 1851 का
91 का आपका अधिनियम आ जाएगा, भारत शासन अधिनियम, जिसमें क्या किया गया था, लोगों को जो है भागीदारी दी गई थी, कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था। फिर उसके बाद बजट पर जो है बहस करने का अधिकार मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद और सुधार, सामाजिक सुधार में भी देख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, सामाजिक सुधार में क्या इनका योगदान था, कुछ ऐसे से समाजवादी संगठन वगैरह बनाए गए जिन्होंने समानता, अछूतोद्धार वगैरह ऐसे कार्य इसमें टाइम पे चलाए, थोड़े बहुत थे पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये दो दो तीन तीन इसमें जो है लिख देना है। और इसकी आलोचना क्या होती है, आलोचना करेंगे तो इन्होंने जनता की शक्ति पर विश्वास ही नहीं किया। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि हम अपने स्तर पे रहे, जनता को इन्होंने जागरूक करने की कोशिश की परंतु कभी जनता पे विश्वास नहीं किया कि जनता आंदोलन कर सकती है, जो गांधी जी आगे चल के का प्रयोग करते हैं। हालांकि जनता को इन्होंने शिक्षित किया पर जनता तक ये पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए। और सीमा क्या बता सकते हैं, जो सुधार हुए वो नामात्र के थे, एक प्रकार से लॉलीपॉप टाइप थे, जो थोड़े से दिखा दिए गए कि हम सुधार कर रहे हैं, परंतु उनका मूल भाव तो बदला नहीं। उन्होंने जो भी सुधार किए हैं उनमें अंततः जो है सर्वोच्चता जो है ब्रिटिश शासन की ही रहती थी। जैसे उन्होंने कार्यकारिणी में भाग भी दिया पर उसमें कार्यकारिणी में अंतिम निर्णय किसका, गवर्नर का होता था। तो ये ऐसे सुधार दिया, बहस करने का अधिकार दिया पर उसमें चेंज करने का अधिकार नहीं दिया। तो ये चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, और आखिर में बताना है कि इनका जो योगदान है कम जरूर कह सकते हैं, पर इसने जो है भावी आंदोलन की रूपरेखा निर्मित की और लोगों को जागरूक किया कि अगला आंदोलन जो बड़ा आंदोलन है उसके लिए तैयार किया। ये बता सकते हैं इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों अपरिहार्य हो गया, इसका क्रियान्वयन पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो आंदोलन चालू हुआ उसके पीछे कौन से कारण था, अपरिहार्य मतलब उस टाइम पे बिल्कुल चालू करना अनिवार्य था, ऐसा क्यों था, कोई बताएगा। इसमें अभी हम किसी में पढ़ के आए ना, जो कि पहले जो भी प्रयास हुए थे संवैधानिक प्रयास वो सब असफल हो गए, संवैधानिक सुधार के जो प्रयास थे वो असफल हो गए, पूर्ण स्वराज की मांग को नकार दिया गया, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, इन सब की विफलता हो गई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे महंगाई, मुद्रास्फीति चरम पर पहुंची। ठीक है, उसके बाद इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जब बिना पूछे कांग्रेस से शामिल कर देते हैं तो वो भी एक परिस्थिति थी जिसके कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया। फिर मुस्लिम लीग भी यहाँ पे जो है समर्थन नहीं दे रही थी, उनके समर्थन का प्रयास किया गया परंतु उसने समर्थन ना दिया। तो ये ऐसा आंदोलन करना चाहते थे जिससे बोलते हैं ना भारत छोड़ो, मतलब इसको ऐसा आंदोलन करना है बिल्कुल खत्म ही कर देना है, उसको अंग्रेजी शासन को जो है पूरी तरह से मिटाना चाहते थे। इसके पहले जितने भी आंदोलन हुए एक समय से रोक दिए गए थे पर इसमें छूट दी गई थी। आप देखें अहिंसा का उसमें जो है पूरी तरह से पालन होता है, जब चोरा चोरी कांड होता है तो बंद कर दिया जाता है, पर इसमें जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये समझ गए थे कि ये वो समय है जिस टाइम पे हम अंग्रेजों को हटा सकते हैं। और दूसरा एक रीजन था कि जापान वगैरह जो कुछ क्षेत्र थे वहाँ पे अलग जो सुभाष चंद्र बोस आप देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज, इनके सहयोग से उन लोगों ने जो है कब्जा कर लिया था, बर्मा तक आ गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो है हिटलर वो उसका शासन यहाँ तक आ सकता है। तो उससे भी ये लोग आशंकित थे कि यदि हिटलर आया तो अंग्रेज क्या करेंगे, हमको छोड़ के चले जाएंगे। ये लोग चाहते थे कि यदि ऐसा हुआ तो तानाशाही का रूल आएगा और वो और बुरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि ये सही समय है जब हमको आंदोलन शुरू करना है। तो इसकी मेनली इसकी रीज़न ही बताना है, बस उसको इस प्रकार से बताना है कि इन्होंने जो है को अपरिहार्य कर दिया कि ये हमको आंदोलन चलाना ही है। फिर दूसरा पार्ट इसका था इसके क्रियान्वयन या इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, इसमें इसके चरण बताना है, कौन कौन ने इसमें भाग लिया या किस प्रकार से भाग लिया ये बताना है। चरण में आप देखें मूलतः 3 चरण में हम इसको बांट सकते हैं। पहला चरण में ऑपरेशन जीरो आएगा, आपका में लिखा नहीं है आप लिख लेना। ठीक है, ऑपरेशन जीरो के तहत जब सब बड़े नेताओं को जो है जेल में डाल दिया जाएगा 9 अगस्त को। ठीक है, तो उसके बाद नेतृत्व जो है जनता के हाथों में रहा। हालांकि शुरुआत में जो है ये शहरी क्षेत्रों की ओर रहा, तो पहला चरण जो है शहरी क्षेत्र पर केंद्रित रहा और जनता ने इसमें नेतृत्व दिया। दूसरा चरण जब आता है तो इसमें किसानों की भागीदारी बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्र तक ये जो है आंदोलन प्रसारित हो जाता है। और तीसरा जो चरण होता है इसका स्टीम चरण जो होता है, इसमें समानांतर सरकारें गठित की जाती हैं। जैसे चित्तूर में बलिया में चित्तूर पांडे ऐसा कुछ नाम है उनका, आप देखेंगे एक नाम। और इसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने भी एक समानांतर सरकार की गठन किया था। ठीक है, आपका वो जेल जो है वहाँ पर अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये आप इसमें लिखेंगे जापान वगैरह और जगह पे, और लोगों ने मान्यता भी दी थी उसको अस्थायी सरकारों को। तो अस्थायी सरकारों का गठन इसके तीसरे चरण में आएगा। फिर इसके दौरान किया गया था, रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई। ठीक है, ब्रिटिश जो कार्यालय हैं उनके सामने धरने दिए गए, विरोध प्रदर्शन किए गए, कई जगह तो आग भी जला दी गई। ठीक है, तो पर्याप्त रूप से हिंसात्मक जो है झड़पें हुई।
तो हमको इसको क्रियान्वयन में बताना है। और आखिर में कंक्लूजन हम इम्पोर्टेंस दे के बता सकते हैं कि इसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अब हम लंबे समय तक भारत पर जो है राज नहीं कर सकते, इसलिए इसने जो है भारत को स्वतंत्रता को अपरिहार्य बना दिया या आवश्यक कर दिया कि अंग्रेज इसको छोड़ के जो है चले जाएं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारणों को स्पष्ट कर तात्कालिक मध्य प्रदेश में हुए घटनाक्रम की जानकारी दीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारण बताना है पहले तो आपको। कारण क्या क्या थे? 1920 का ये समय है, जो इंडिया के लिए वही मध्य प्रदेश के लिए, कुछ अलग है नहीं है, तो कारण दोनों के लिखना है, सेम ही है। क्या कारण थे? रोलेक्ट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, ये पृष्ठभूमि बनी। फिर हंटर आयोग आपने सुना होगा, जो जलियांवाला बाग की रिपोर्ट देता है, उसमें उसने दोषी नहीं ठहराया, ठीक है, डायर को, तो उससे जनता का आक्रोश बढ़ा। और इसी यही वो टाइम है जब तिलक जी जो है समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और एक नया युग चालू होता है, गांधी युग। 1917 में 18 में आप देखते हैं उनकी स्वतंत्रता जो है, सफलताएं मिलती हैं उनको। तो उनका नेतृत्व, जो कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के साथ में था। फिर इस यही वो टाइम थे जब तुर्की वगैरह में जो है प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे शासन चल रहा था, तो कमाल पाशा ने जो है उन्मूलन कर दिया था। ठीक है, तो इससे मुस्लिम वर्ग भी नाखुश था, तो वो भी एक आंदोलन में भाग लेना चाहता था। उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया और गांधी जी ने उस मुद्दे को अपने में शामिल कर लिया उनके सहयोग के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आएंगी। कारण क्या था? और प्रथम विश्व युद्ध के कारण भी आर्थिक तंगी वगैरह या मुद्रास्फीति जो है इसका एक बड़ा कारण था। ठीक है, तो इसलिए जनता जो है आक्रोशित थी और उन्होंने एक भाग लिया। और एक चीज़ और सोची थी कि इसके बाद का है, अच्छा, कि जो है 1919, हाँ इसी के टाइम का है, कि अंग्रेजों का साथ देने की सोची थी। गांधी जी ने लोगों को भर्ती करवाया, सर्जेंट बोलते थे उनको, ठीक है, सेना में। पर उनका जो मोटिव था कि हम इनकी मदद करेंगे तो ये हमारे बदले में स्वशासन देंगे या हमें कुछ ना कुछ रियायतें देंगे, पर उल्टा हुआ, टोयलेट एक्ट लेके आ गए। ठीक है, तो ये इसका एक कारण भी था। ठीक है, तो ये कारण आएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रमुख घटनाक्रम क्या था? मध्य प्रदेश में इस दौरान क्या क्या हो रहा था? आप नाम सुने, एक व्यक्ति थे दादा साहब खापर्डे, ठीक है, की अध्यक्षा या उनके द्वारा एक योगदान दिया गया था, एक सेंट्रल प्रोविंस एसोसिएशन ऐसा करके एक संगठन बनाया गया था। संगठन ने इसमें भूमिका निभाई। उसकी बैठक हुई थी जबलपुर में। ठीक है, उसमें इस आंदोलन को सहयोग देने की घोषणा की गई। फिर उसके बाद इसको बर्धा प्लान नागपुर, किस अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था वो, इसमें इसको राघवाचार्य की अध्यक्षता में जो है मान्यता दी गई या लागू किया गया, अनुमोदन दिया गया। तो वो भी जो है नागपुर उस टाइम पे मध्य प्रांत में आता था। ठीक है, तो वो इसका भाग था। और इसके अलावा बहिष्कार वगैरह तो इसमें चल ही रहा था, जो भी थे धरना प्रदर्शन वगैरह। एक रायपुर की घटना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खादी को अनिवार्य कर दिया। एक धमतरी सत्याग्रह इस टाइम पे चलाया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में धमतरी में, वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। और आखिर में इसका समापन, तो जैसे भी वहाँ पे चौरा चौरी कांड होता है, गांधी जी समाप्त करते हैं, तो पूरे इंडिया या पूरे भारत में जो है ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। कार से इसका एंड करना है। और आखिर में आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इसमें जो है इस बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था का जिक्र कर सकते हैं। और इसने जो है मध्य प्रदेश में भी आंदोलन की, अगले आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि निर्मित किया, लोगों को जागरूक किया। इस प्रकार से आप इसका कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, फैक्चुअल था, घटनाक्रम वाला तो पूरा फैक्चुअल था। ठीक है, बाकी ये रीजन जो थे पृष्ठभूमि पे डिपेंड थे। यदि आपको पृष्ठभूमि क्लियर है तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट पेपर को लेके, कोई सॉल्यूशन को लेके? मुझे किसी ने बोला क्यों नहीं, लास्ट वाला जो सेकंड सॉल्यूशन था उसमें बहुत गड़बड़ थी, तो बोला गया, जिन्होंने बनाया था तो बोला गया उसको सुधरवा देंगे। अभी जब डिस्कशन होगा या तो वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, आज आज ही करने की कोशिश है, कोई थोड़ी देर से आते हैं तो करेंगे उसको। बाकी आप लोग अब जो भी है शिकायत पर किया करो, हमें पता ही नहीं है कि सही गया कि नहीं, यदि उसको नहीं पढ़ते तो कैसे पता चलता। ठीक है, कॉपी चेकिंग को लेके भी इसलिए पूछ रहे थे कि आप लोग थोड़ा बताएं सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यदि आपको लगता है, डाउट है, तो कॉपी चेकर वगैरह को हम बुलाएंगे, आप उनसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।